नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुमार सिन्हा और आज बात करेंगे कोविड को लेकर। पिछले 4 महीनों से कोविड को लेकर देश भर में, विश्व भर में चर्चाएं हो रही है। तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं लोग। आज हम कोविड की कई बारीकियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह जी पटना के IGIMS में स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर एवं HOD के रूप में कार्यरत हैं और सभी डॉक्टर, भारत भर के डॉक्टर कोविड को लेकर उनमें कौतूहल रहा कि कोविड आखिर क्या है, उसको लेकर के रिसर्च पे आते रहे अपने अपने सबों के। तो हम आज डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी से जानेंगे। ये ऐसे तो कैंसर विशेषज्ञ हैं, लेकिन कोविड पर जो कुछ समझा और जो इलाज में सहयोग किया राजेश जी ने। तो राजेश सर, ये कोविड को लेकर जो नया मामला आया अचानक से 4 महीने पहले, तो आप लोगों ने कैसे इसको समझा, बुझा और फिर फेस किया और लोगों को संभाला? देखिए, यदि बोला जाए तो ये एक नई बीमारी है जो हम लोग के सामने में आया और सिर्फ माने हमारा राज्य या अपना देश एक पूरे वर्ल्ड में सब जगह धीरे धीरे करके फैलता गया और यह एक महामारी का रूप ले लिया। और इसमें सबसे बड़ी बात यदि हम लोग देखें तो महामारी इस टाइप की आ गई कि कोई भी देश आज के डेट में बचा हुआ नहीं है, या अपने भारत की बात की जाए तो कोई भी जिला बचा हुआ नहीं है। लगभग प्रत्येक जिले में ये बीमारी फैल गई है। हाँ, कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है। यदि प्रिकॉशन रखा गया है, वहां पर लोग अवेयरनेस ज्यादा है, तो वहां पर फैलने की गति कुछ कम है। लेकिन और ये जो है, इससे जो है सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो सिर्फ कैंसर के ही मरीज नहीं, या कोई भी मरीज जो होते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। और इसमें यदि बोला जाए तो सबसे बड़ी बात आती है कांटेक्ट से ही एक बीमारी आती है। एक दूसरे से कांटेक्ट में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है और उससे फिर संक्रामित हो जाते हैं और फिर तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लेकिन यदि आज देखा जाए 5 महीने के बाद, तो 5 महीने के बाद सरकार ने और NGO ने बहुत काम किए कि कैसे इस बीमारी को फैलने से रोका जाए, क्या क्या दूरियां रखा जाए या क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाए जिससे कारण इस टाइप का होने लगा। तो थैंक्स गॉड, आज की डेट में यदि बोलिएगा तो सरकार की तरफ से प्लस प्राइवेट NGO की तरफ से लोग जांच के दायरे में सब आ रहे हैं और जांच की मात्रा भी बढ़ाई गई है और लोग इस बीमारी से ठीक भी हो रहे हैं प्रिकॉशन लेते हुए। और यह एक महामारी का रूप, तो जैसा आपने कहा, ये ले चुका है। तो आप अभी मैं आपको बता दूं, जो आंकड़ा चल रहा है बिहार की बात करें, जी जी हाँ, प्रतिदिन 1000 से ज्यादा लोग अभी भी पाए जा रहे हैं नए मरीज। तो आपको क्या लग रहा है कि 4 महीना बीत गए, अब कब तक यह रुक सकेगा या इस पर एक नियंत्रण हो सकेगा? देखिए, रियल आंकड़ा अपने बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो है प्रत्येक दिन माने 24 घंटे में करीब 2500 से 3000 के बीच में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। यदि देश की बात की जाए तो कल का जो रिकॉर्ड जो था 75,000 पूरे इंडिया में पॉजिटिव आ रहे हैं। और ये पॉजिटिव का जो नंबर जो आ रहा है, यह इसलिए बढ़ गया है कि जांच का दायरा बढ़ गया है। हमारे बिहार में करीब 40-45 हजार जांच पर डे हो रहा है। पूरे यदि भारत की यदि बात कीजिएगा तो करीब 10 लाख का जांच पर डे हो रहा है, जिसमें जो है यदि परसेंटेज देखा जाए तो इसमें जो परसेंटेज जो आते हैं वही है जो पहले हुआ करता था। क्योंकि जांच का दायरा ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए हम लोग को सुनने में आता है कि इतने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। बात सही है, लेकिन प्रिकॉशन से हम लोग इसमें बच रहे हैं। इलाज भी है और सरकार सब तरफ इसका इलाज का इंतजाम किए हुए है, सरकारी क्षेत्र में भी, प्राइवेट में भी। लेकिन इलाज के पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इसके कुछ जांच होते हैं। जो जांच है, 2 तरह के इसमें जांच होते हैं, जिसे एक बोलते हैं एंटीजन टेस्ट और दूसरा जो बोलते हैं सेरोलॉजिकल टेस्ट। ये दोनों जांच जो है बहुत सिंपल है, कहीं इसमें घबराने की बात नहीं है, दर्द की बात नहीं है। ये जो हम लोग जो लेते हैं, स्वाब करके बोलते हैं, नाक का पिछला हिस्सा जो होता है वहाँ एक छोटा सा क्या कहते हैं उसे स्टिक से ले लिया जाता है, या मुंह के पीछे माने जीभ जहाँ से शुरुआत होता है, जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है वहां से सलाइवा को लेके जांच में देते हैं और जांच आ जाता है। और जब जांच आता है तो उसमें वही पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। और आज के डेट में उसमें जो है ना परसेंटेज भी आता है, कितने परसेंट आप हैं। यदि 17 से 24% है तो आप मॉडरेट रिस्क में है, 24 से 31% है तो हाई रिस्क में है, और 31 से जब ऊपर है
तो दैट इज नेगेटिविटी। जैसे कैंसर, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा को Yes, लेकर के बताया जाता बताया है जाता है, कितना रिस्क है, वैसा हाँ, टेस्ट में आ गया है। इसकी मात्रा भी अब आ गई। अब मात्रा भी ये आ दो टेस्ट आपने बताए। हाँ, और क्या टेस्ट? और तीसरा टेस्ट जो हम लोग बोलते हैं एंटीजन टेस्ट जो होता है, ये जो हम लोग देते हैं खून से लिया जाता है, और ये जो है इसमें रिपोर्ट में बहुत जल्दी आ जाता है, और स्क्रीनिंग के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि मास लेवल में आरटीपीसीआर जो हम लोग बोलते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट, उसको रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, और एक साथ कम से कम 150-200 सैंपल कलेक्ट होता है, तब लगाते हैं, तब उसमें आता है। लेकिन ये जो एंटीजन वाला है, रैपिड टेस्ट है, इसमें 1-2 घंटा या मैक्सिमम 10 घंटे के भीतर रिपोर्ट सेम डे आ जाता है। तो इसे हमने स्क्रीनिंग करने के लिए होता है, और इसमें यदि सपोज पॉजिटिव आ गया तो इसको कंफर्म हम लोग सीरोलॉजिकल टेस्ट आरटीपीसीआर से ही करते हैं। तो डॉक्टर साहब एक चीज और है जी, टेस्ट को लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं कि टेस्ट की ऑथेंटिसिटी कितनी है, क्योंकि ऐसा भी पाया गया है कि एक व्यक्ति ने किसी लैब में टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया, किसी लैब में कराया, सेम डे निगेटिव आया, इस तरह के प्रमाण भी देखने को मिले। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात चीज जो होती है ना, यदि पेशेंट पॉजिटिव है तो किसी भी लैब में जाए, यदि प्रॉपर वे में किया गया है, सही तरीके से किया गया है, तो यदि निगेटिव है तो निगेटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन माने मैन बिहाइंड मशीन जो बोलते हैं, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। आप जैसे स्वाब आप कहां से ले रहे हैं, यह भी आपको देखना है। यदि प्रॉपर वे में सही जगह से आपने नहीं लिया तो हो सकता है पॉजिटिव होते हुए भी वो निगेटिव हो जाए। सही बात। तो इसको भी हम लोग को देखना है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क्स डिपेंड करता है। अच्छा, इतने पेशेंट बिहार में भी 500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, देश में तो देखा ही आपने दुनिया में। तो जो हवा जैसा एक आया था, जैसे होता तूफान का आना, उसी तरह एक हवा की तरह जब आया था ये शुरुआत में, आज देखिए ये पेशेंट की संख्या 70,000 मिल रही है, 75,000 मिल रहे हैं प्रतिदिन। मिल रहा है, हाँ। फिर भी वह हवा थोड़ा कम है, और शुरुआत में जब 75 केस हुए थे तो बिल्कुल जैसे तूफान जैसा मचा हुआ था देश भर में। तो ऐसा भी देखने में आया कि कई मरीज जो दूसरी परेशानियों से ग्रस्त थे, उनकी मृत्यु हो गई, और इसमें हार्ट अटैक जैसा कुछ मामला है। जी जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हवा की वजह से भी कुछ जानें चली गई, जैसे सांप काटता है तो बिना विष वाला सांप भी काट लेता है तो लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है। हाँ, देख के क्या एक्सपीरियंस में आपको कैसा पता चला पूरी सूचना? जी, ऐसे ही आपने क्वेश्चन किया है। जिस समय शुरू में मार्च में जब यहाँ से जो केस आया था, यदि अपने स्टेट बिहार की बात की जाए तो मार्च 22 को पहला केस पकड़ा गया था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल फर्टिनिटी, डॉक्टर, सिस्टर्स या पैरा मेडिकल स्टाफ, इन लोगों को भी बीमारी के बारे में पता नहीं था। कौन सी बीमारी है, कैसे है, क्या साइन सिम्टम है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे बचाव किया जाए। लेकिन जैसे जैसे ये फैलता गया, दूसरे जगह आता गया, WHO या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो इंडिया का है, ये सब अपना गाइडलाइन धीरे धीरे करके बनाते गए। तो जो हवा जो शुरू में आया था, लोगों को धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, और उस समय हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं थे कि जांच हम लोग कर सके। बाहर से किट मंगाया गया, सब जगह व्यवस्था की गई, और प्राइवेट में और गवर्नमेंट में दोनों जगह व्यवस्था की गई, और धीरे धीरे लोग हैबिचुएटेड हो गए, और जो हवा जो शुरुआत में था वो हवा खत्म हो गया। लेकिन ये जो बीमारी है रियली में ये डेंजरस है, और जो दायरे में जो आते हैं 10 साल से नीचे के बच्चे और 60 साल से ऊपर के पुरुष या स्त्री, और जिनको कोमोर्बिडिटी ज्यादा है। कोमोर्बिडिटी मीन्स होता है इसके साथ आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी, चीनी की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी, ये यदि रहेगा तो इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। आप लोगों को काम करते समय कई बार, कई चूंकि बीमारी नहीं है, सभी लोग जानते हैं, तो कई बार कई तरह की समस्याएं आई होंगी कि इस तरफ बढ़ना चाहिए, फिर लगा नहीं इस तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसे में WHO का जो गाइडलाइंस आया था शुरू में, आपको याद होगा कि N95 मास्क पहने, और उसके बहुत दिन बाद कह दिया कि ये पहनना हानिकारक है। तो ये जब पहने कहा तो पुलिस ने डंडा पीट पीट करके मास्क पहनाया। आज भी पहना रहे मास्क नॉर्मली, और कई ये भी बातें हो रही है कि मास्क पहनने से अतिरिक्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेकर के इश्यू आ रहा है। तो इस पर आपको क्या लगता है, क्या एक्चुअल? देखिए, इसमें जो यदि आप बोलिएगा, WHO को भी कोई एक्सपीरियंस इस बीमारी के बारे में नहीं था कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू स्टार्ट, क्योंकि पहले ये बीमारी थी नहीं। और जैसे जैसे पता चलने लगा कि
ये जो क्या कहते हैं कोविड-19 जो बीमारी है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, कांटेक्ट से एक दूसरे में जाता है। तो मास्क के भी अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है ना। तो उस समय जो आया था N95 जो होते हैं वो माने रिकमेंडेड किया गया, लेकिन इसमें सब अलग अलग है। जैसे डॉक्टर है, सिस्टर है, वार्ड बॉय है, तो वो लोग मरीज के संपर्क में रहते हैं, तो उनको N95 या 3 लेयर्स मास्क जो बोलते हैं विथ PPE किट, उनको बचाव करना है। लेकिन आम पब्लिक जो रोड पर घूम रही है या किसी ऑफिस में काम कर रही है, N95 की जरूरत नहीं है, उसमें सर्जिकल मास्क या 3 लेयर्स मास्क सफिशिएंट है, क्योंकि उसके आसपास में लोग नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, और ये जैसा हम लोग जानते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होता है। यदि मैं छींकूंगा, खांसूंगा और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपके पास गया और यदि मैं पॉजिटिव हूं तो आपको होने का चांस है। तो यदि मास्क आप भी लगाए हुए हैं, मैं भी लगाया हुआ हूं, तो इसमें बचाव है। मैं मास्क लगा के अपने को आपसे बचा रहा हूं और आप मास्क लगा के मुझसे आप बच रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे और दोहराना चाहेंगे, या बात बार बार दोहराई जा रही है भारत में, कि किसी व्यक्ति को कैसा फील हो तो उसे डाउट होना चाहिए, और डाउट होने के बाद उसे क्या करना चाहिए, पहला कदम कैसे बचाव के किन साधनों को अपनाना चाहिए, ये आप मुझे बताइए। और नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी, एक आदमी जिसे डाउट है और एक आदमी जिसे कोई डाउट नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, मुझे किन किन चीजों को देखिए। इसमें जो होता है ना, दो टाइप के इसमें पेशेंट मिलते हैं। एक को बोलते हैं सिम्टोमेटिक और एक को बोलते हैं नॉन सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक माने हुआ कि जैसे किसी को खांसी आने लगा, बुखार आने लगा, शरीर में दर्द है, स्मेल जो बोलते हैं, सूंघने की क्षमता वो कम हो गई, सुनने की क्षमता ये कम हो गई, और अनईजी महसूस कर रहा है। लेकिन यही सब सिम्टम जो बोलते हैं फ्लू में भी आता है, जो हम लोग वायरल इन्फेक्शन जो बोलते हैं, और अभी मौसम भी वही है जो होता है। लेकिन इसमें वही है कि यदि हमको लगता है उस टाइप का, तो नियर बाई जो भी डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाके मिले। उनको यदि लगता है कि नहीं ये फ्लू है तो फ्लू का इलाज करेंगे, और नहीं लगता है कि नहीं ये कोविड-19 का हो सकता है, तो उसको जांच में भेजते हैं। और जांच में यदि पॉजिटिव आ जाता ही है तो उसमें जो होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। यदि क्या कहते हैं सिम्टम्स आ रहे हैं तब हॉस्पिटल में भर्ती कर लेंगे, यदि सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो उनको होम क्वारंटाइन जो बोलते हैं 14 दिन के लिए उनको घर में रखेंगे, और परिवार के सारे आदमी से उनको आइसोलेशन चाहिए, क्योंकि आइसोलेशन के पीछे मकसद वही होता है कि वायरस जो है ना, वायरल लोड को कम किया जाए। अब वायरल लोड कम होगा तो बीमारी अपने आप धीरे धीरे घट जाती है और निगेटिव आ जाता है। लेकिन यदि पॉजिटिव आता है तो होम आइसोलेशन में रहने के बाद 14 दिन के बाद जांच फिर कराना है, और जांच कराने के बाद निगेटिव आएगा तब उस समय भी आपको प्रिकॉशन में रहना है, क्योंकि यदि प्रिकॉशन आपने छोड़ा तो सेकंड टाइम अटैक जो बोलते हैं आने का फिर चांसेस है। एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न लास्ट में। एक तो ये कि साधारण लोग जिन्हें कुछ अभी नहीं हुआ है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा उनकी है, तो उनको किन चीजों का ख्याल रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है? देखिए, सबसे बड़ी चीज उसमें जो ख्याल रखना है, दूरियां बना के रखना है एक दूसरे से, ठीक है। और जो है यदि थोड़ी बहुत भी उस टाइप की माने क्या कहते हैं अवेयरनेस, जागरूकता रहे तो दूरी बना के रखना है, दूर रहना है, और यदि लगे कि ये बीमार है तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास पहुंचाना है। खान पान में भी जो है ना बहुत ज्यादा सहूलियत बरतना है, क्योंकि मार्केट से नहीं खाएं, मार्केट में कैसा खाना मिल रहा है, कैसा बना हुआ है, हाइजीन जो मेरे कहने का मतलब है। और तीसरा जो है हाथ जो है बराबर अपना धोते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे कभी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपके हाथ पर भी आ सकता है, और वो यदि चला गया तो उससे भी होता है। तो किसी भी साबुन से, चाहे वो आपके घर का हो या फिर कोई ब्रांडेड हो, उसे आप साफ कीजिए। तो ये यदि आप डिस्टेंस और क्या कहते हैं हाथ सफाई या ये सब रखिएगा, पूरा भारत गर्म पानी और काढ़ा पी रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ बचाव है? नहीं, तो उसमें बचाव है। जैसे गर्म पानी जैसे हम लोग पीते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत है। आयुर्वेदिक या होम्योपैथ में देखिएगा तो उसमें वही बोला जाता है। तो उसमें होता है क्या कि गर्म जो पानी रहते हैं, गर्म पानी में जो हम लोग को क्या कहते हैं वायरल वगैरह यदि रहते हैं तो उनके मरने का चांसेस है। दूसरा जो है खांसी जो हम लोग को आती है, तो खांसी आने के पीछे वही कारण रहता है कि इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन में बैक्टीरिया और या वायरस रहते हैं, तो गर्म पानी के कारण वो लोग खत्म हो जाते हैं और आपके गले को भी आराम मिलता है।
जो वहाँ इन्फ्लेमेशन रहता है गर्म पानी देने से स्लाइटली वो इम्प्रूव होता है और आपको अच्छा फील होता है। तो ये जो काढ़ा जो हम लोग जो बोल रहे हैं, ये माने इंडियन मेड काढ़ा जो बोलते हैं या घर मेड बोलिए, तो वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यदि इस बीमारी में यदि बोलिएगा, यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो बीमारी होने के चांसेस कम है। सिर्फ कोविड-19 नहीं, दूसरी बीमारी भी हम लोग बीमार कब पड़ते हैं? जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है, और कम होने के बाद जो बैक्टीरिया या वायरस जो है वो हावी हो जाता है और हमारा शरीर कमजोर होता है और हम बीमार हो जाते हैं। तो सेम चीज इसी है। तो यदि वो काढ़े से हमारी इम्यूनिटी बढ़ रही है, और लोगों ने बहुत प्रयोग भी किया है, तरह तरह के लिटरेचर में भी आ रहे हैं, तो ये आना चाहिए। क्या शरीर में ऐसी क्षमताएं हैं जो खुद से वो इस बैक्टीरिया से फाइट कर ले? यस, यदि आपकी इम्यूनिटी ठीक है, आपका शरीर माने आप हेल्दी पर्सन हो, तो कुछ हद तक बैक्टीरिया या वायरस जो है वो उसके अगेंस्ट में आपका शरीर की जो इम्यूनिटी जो रहती है वो लड़ती है। हाँ, नहीं तो अगर मान लीजिए शरीर जितना लड़ता है, शरीर जो नहीं लड़ता, तो एलोपैथ क्या इलाज उसका करता है? देखिए, एलोपैथ का जैसे होता है ना, मोस्टली जैसे हम लोग देते हैं सिम्टोमेटिक देते हैं, या लग रहा है कि इस टाइप का इसमें बैक्टीरिया है, वायरस, तो हम लोग एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। एंटीबायोटिक्स देने से वो जो वायरस डिक्लेयर हो गया कि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, हाँ डिक्लेयर हो गया, अच्छे खासे मात्रा में पॉजिटिव। हाँ, अब क्या दवा देते हैं? अब उसको जो हम लोग जो दवा देते हैं ना, पहले तो सिम्टोमेटिक और एंटीबायोटिक का कवरेज देते हैं कि एंटीबायोटिक का कवरेज रहने से जो बैक्टीरिया या जो वायरल आया है वो दब जाएगा और पेशेंट को धीरे धीरे करके रिकवरी होगी। इसमें एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं कि ट्रीटमेंट के अलावा जो है ना, वायरल लोड को कम करने के लिए आइसोलेशन की बहुत जरूरत है। जब तक आप आइसोलेट नहीं होइएगा तब तक वायरल लोड कम नहीं होगा और बीमारी उतनी जल्दी ठीक भी नहीं होगी। एकांतवास चाहिए। अकेले रहने से बीमारी रिकवर होने लगता है? यस। अच्छा, क्योंकि उसमें जो वायरस जो बोलते हैं वो कम होता है, उसका लोड कम होने लगता है। समझ गया ना? और यदि सपोज मान लिया आपको बीमारी पॉजिटिव आ गई या पूरे परिवार का साथ में आप रहे हैं, कांटेक्ट में हैं, तो उनको भी होने का चांसेस होता है। तो उस समय ये भी करना है कि अपने परिवार के जितने मेंबर सबको जांच कराया जाए, सिम्टम है या नहीं है जांच कराया जाए। एक अंतिम प्रश्न जो आपके हालांकि विषय से थोड़ा सा अलग है जी, लेकिन हर दिन पेशेंट आप जान रहे हैं कितनी मात्रा में मिल रहे हैं, और सरकार ने एक निर्णय लिया है कि नीट और जेई, नीट का एग्जाम नौकरी के एग्जाम से संबंधित है, तो नीट और जेई का एग्जाम कंडक्ट करने का आगामी 6 दिन बाद नीट की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बिहार में भी सेंटर से, पूरे देश में सेंटर। तो क्या लग रहा है ये जो बच्चे जमा होंगे, सरकार, बच्चे कई जगह विरोध भी कर रहे हैं, तो सरकार का यह निर्णय कैसा लग रहा है आपको? देखिए, 6 महीना से हम लोग पैरालाइज, समझ गए, और बच्चों का कैरियर भी अपने आप में रखता है, और ये बीमारी ऐसी भी नहीं है कि कल की डेट में खत्म होने जा रहा है। तो जो सुनहरा भविष्य जो बच्चों का है, कब तक आप रोकिएगा? और वो जो संस्थाएं जो कराने जा रही है, पेपर में भी आया है और टीवी पर भी दिखा रहा है कि वो लोग सारे प्रिकॉशन लेके एग्जाम ले रहे हैं। वो जैसे सपोज मान लिया एक रूम में 50 बच्चे पहले बैठा करते थे, तो आज के डेट में माने एग्जाम जो होने जा रहा है उस रूम में सिर्फ 10 ही बच्चा रहेंगे। सोशल डिस्टेंस जो बोल रहे हैं वो मेंटेन किया जा रहा है, सबको जो है ना क्या कहते हैं, ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर दिया जा रहा है। तो एक प्रिकॉशन लेते हो, क्योंकि प्रिकॉशन ही इस बीमारी का इलाज है एक तरह मतलब से। अब गाड़ी को एक तरह से बढ़ा दिया जाएगा। यस, दिया जाना चाहिए, एकदम चाहिए, क्योंकि देखिए बीमारी तो अपनी जगह है, बात सही है, लेकिन बाकी चीजें, इकोनॉमिकल कंडीशन कंट्री का गिरते जा रहा है, लोगों का गिरते जा रहा है। कब तक कोई भी कंपनी बैठा के आपको सैलरी दे पाएगी? और रिप्रोडक्टिविटी जो बोलते हैं खत्म हो गया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह जी, जो बिहार के IGIMS में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर एवं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हैं। ये बता रहे थे कि कोरोना एक गंभीर बीमारी तो है ही, किंतु इसका निदान भी हो सकता है और लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए आवश्यक। और जो गति रुकी हुई थी समाज की, देश की, अब इस गति को धीरे धीरे खोलने की भी जरूरत है, ऐसा बता रहे थे डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।